बीजेपी 2024 को लेकर लगातार एक्टिव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे इस वक्त भूपेंद्र चौधरी, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अखंड हिंदुस्तान की खंडित स्वतंत्रता जब देश की दहलीज पर खड़ी थी, उस समय पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर प्रचंड नरसंहार चल रहा था। लाहौर से पठानकोट और बंगाल से लाखों संपन्न परिवार शरणार्थी के रूप में इस खंडित भारत के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने प्राणों का और जीवन भर की कमाई, चल अचल संपत्ति को पूर्वी तथा पश्चिम पाकिस्तान छोड़कर भागने का उन्माद तक उनके मन में पीड़ा थी। भारत में शरणार्थी बनने की विफलता थी। भूख, प्यास और थके हुए शरीर, बीवी बच्चों के भीषण कष्ट इत्यादि सहन करने की त्रासदी थी। इधर दिल्ली में राजनीति अपने गति से जारी थी। दिल्ली के मंदिर मार्ग पर सभा में बंगाल से आए न्यायमूर्ति निर्मल चंद चटर्जी ने कहा था कि 3 जून को ब्रिटिश सरकार द्वारा विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर कांग्रेस ने न केवल बहुत बड़ी गलती की, वरना करोड़ों भारतीयों की पीठ में छुरा घोंपा है। भारत की विभाजन स्वीकार करने का अर्थ यह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की गुंडागर्दी के सामने अपनी पराजय स्वीकार की है। पूर्वी बंगाल में जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 90 लाख थी, जिसमें 30% हिंदू थे। इनमें से 50 लाख हिंदू पश्चिम बंगाल आए, लेकिन फिर भी 2 लाख लोगों की नृशंस हत्याएं हुई। पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को निर्धारित क्षेत्र में नजरबंद करके रखा गया और उनके ऊपर जजिया जैसे कर लगाए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए। 1.5 करोड़ लोग से अधिक लोग बेघर हुए। 1 लाख से अधिक महिलाओं के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ अनाचार हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग की विभाजन की मांग का समर्थन तो किया, इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक मुस्लिम सदस्यों को निर्देश दिया कि वे द्वैत राष्ट्र के सिद्धांत को बौद्धिक बल प्रदान करने के लिए मुस्लिम लीग में शामिल। जिन्ना अथवा मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का निर्माता कहना बहुत उचित नहीं होगा। इसमें कांग्रेस की नीतिगत असफलता भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार। जिन्ना ने स्वयं स्वीकार किया कि उनको इस बात की कल्पना तक नहीं थी कि वे जीते जी पाकिस्तान का अस्तित्व देख सकेंगे। 15 या 16 अगस्त की तारीख जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के डीएवी कॉलेज कैंप पहुंचे और वहां हजारों की संख्या में पीड़ित दुखी शरणार्थियों ने गुस्से में नेहरू वापस जाओ, गो बैक के नारे लगाने शुरू किए और नेहरू जी का विरोध किया। लोगों का गुस्सा देखकर पंडित नेहरू और श्री बलदेव सिंह वापस चले आए। पंडित नेहरू ने मात्र प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए न केवल देश के टुकड़े कराए, बल्कि लाखों लोगों के खून से भारत भूमि को नहला दिया। घृणा का जो बीज उस समय बोया गया, उन्हें पूर्णतः नष्ट करने के लिए आने वाली कई पीढ़ियों को मिलकर प्रयास करना होगा। यह बात समझने में हर कोई नाकाम रहा कि यदि पंडित नेहरू राष्ट्रवादी थे तो उनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में था, तो वे अचानक धर्म के नाम पर होने वाले विभाजन को स्वीकार करने के लिए सहमत कैसे हुए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रमुख नेता रहे। उन्होंने ऑल इंडिया बीन्स फ्रीडम में लिखा, जवाहरलाल नेहरू मेरे सबसे प्यारे दोस्तों में से एक थे। फिर भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उन्होंने राष्ट्रीय उद्देश्य और सरोकारों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अंग्रेजों के उत्तराधिकारी होने के कारण कांग्रेस यह गलतफहमी पाले हुई थी कि जब अंग्रेज विदेशी होते हुए भी मात्र 2 समूह को एक दूसरे से लड़वाकर
100 साल तक राज कर सकते हैं तो हम स्वदेशी होते हुए 2000 साल तक राज क्यों नहीं कर सकते? अनेकों अनेक धार्मिक और जातीय दंगे करवाने के बाद वो आज तक छाती ठोककर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। समाज में जितनी घृणा कांग्रेस ने फैलाई, उतनी विभाजनक रेखाएं उसने खींची, उसका 1% भी काम अंग्रेजों ने नहीं किया। आज जो कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की ध्वजवाहक बनने का ढोंग करती है, उसी कांग्रेस ने सांप्रदायिक कानून को पारित करवाने के लिए अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों ने सदैव फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिसका अनुसरण कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उनके मानस पुत्र आज भी कर रहे हैं। उन्होंने भारत के नागरिकों को अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया था। नेहरू लियाकत समझौते के 6 माह। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात मथुरा की, जहां मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में अधिक मास की एकादशी